हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और हम केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति यहां पर करने वाले हैं, यानी केपलर के द्वितीय नियम को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले केपलर ने प्रथम नियम में क्या बताया था कि जो भी हमारा ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाता है, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। हम दीर्घवृत्ताकार पथ का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। दीर्घवृत्ताकार पथ थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, दीर्घवृत्ताकार पथ बन गया। अब यहां पर मान के चलता हूं सूर्य है ना, ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। यहां पे एक ग्रह हो गया, ये ग्रह है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। अब उन्होंने पहले नियम में तो ये बताया कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। दूसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि ये जब ग्रह चक्कर लगाता है तो इसकी चाल नियत रहती है, इसका क्षेत्रीय चाल भी नियत रहता है और समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल भी तय करता है। द्वितीय नियम में ये बताया कि जैसे भी कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार पर, तो ये जो सूर्य से मिलाने वाली रेखाएं हैं तो समान समय अंतराल पर उनका क्षेत्रफल समान होता है। फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि प्रकाश किरण यहां से चल रही है और ग्रह हमारा यहां पर है बिंदु ए पर, और टी समय पश्चात जो हमारा ग्रह यहां तक पहुंच गया, तो ये इतना क्षेत्रफल बना। यदि इसके हम रेखाओं को मिला दें, सूर्य से यहां पर इस बिंदु पर रेखा मिला दें और इस बिंदु पर मिला दें, तो यहां पर एक बिंदु बी दे देते हैं, तो एक हमारा एक एरिया बन गया। रेखाओं मतलब एक निश्चित समय में इतना क्षेत्रफल निर्माण हुआ, यानी ग्रह के यहां से यहां तक जाने में। फिर उतने ही समय पर वो जो ग्रह है वो हमारा यहां पे पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? सी पर पहुंच गया। तब उस ग्रह द्वारा कुछ यहां का जो क्षेत्रफल है इतना क्षेत्रफल निर्माण हो गया। यदि उन रेखाओं को मिला दे सूर्य से जाने वाली प्रकाश किरण की यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और हमारा ग्रह यहां से यहां तक पहुंचा, तो फिर इसके बीच का एरिया कुछ है ना हमें प्राप्त हो गया। फिर भैया बोला गया कि फिर एक निश्चित समय बाद, फिक्स समय है, यदि यहां मान लो 5 घंटे तो यहां भी 5 घंटे, यहां भी 5 घंटे, जो हमारा ग्रह है यहां पर पहुंच गया, तो इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो उन्होंने ये देखा कि जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर ग्रह चक्कर लगाती हैं तो सूर्य से आने वाली रेखाओं को, यदि काल्पनिक रेखाओं को हम ग्रह के बिंदुओं के साथ मिला देते हैं, तो ये जो रेखा होती है समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। मिलाने वाली जो रेखा है समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी पहले मान लो मिलाने वाली रेखा ये थी, 5 घंटे में ग्रह यहां पर पहुंचे, तो यहां से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर यहां पर देखते हैं कि यहां से 5 घंटे में सी तक पहुंचा, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर यहां से यहां तक पहुंचा 5 घंटे में, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पता चलेगा कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत होता है। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, यानी ग्रह यहां पे था तो इसकी काल्पनिक रेखा हम मिला दिए, फिर ग्रह यहां पर पहुंचा तो फिर काल्पनिक रेखा हमने मिला दिया, फिर ग्रह यहां पर पहुंचा तो फिर काल्पनिक रेखा मिला दिया। हमने ये देखा कि समान समय अंतराल पर जब ग्रह गति करता है तो एक निश्चित लिमिट समय हमने ले लिया भाई साहब कि ए से बी तक पहुंचने में 5 घंटा, फिर बी से सी तक पहुंचने में 6 घंटा ग्रह को लग रहा है, सी से डी तक पहुंचने में 6 घंटा। फिर हमने इसको मिला दिया प्रकाश किरणों को, फिर हमने देखा कि जो इनमें क्षेत्रफल का रेशियो आ रहा लगभग समान है, मतलब किसी ग्रह का जो क्षेत्रीय चाल होता है नियत होती है। किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है भैया। ये जो यहां से यहां तक का जो क्षेत्रफल है हमारा, मतलब यहां पर एक बिंदु एस दे दें तो हम कह देंगे ए एस बी बराबर हो जाएगा बच्चों बी एस सी और फिर सी एस डी, और इसी का तो हम निगमन करने वाले हैं। तो मान के चलना है, माना सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्ष में m द्रव्यमान के किसी ग्रह का समय t पर स्थित a है, मतलब यहां तक है, बिंदु a पर है, और t समय पर यहां पर है, t समय पर a पर है, और डेल टी समय लग गया, मतलब t प्लस डेल टी पर कहां पर पहुंच गया? b पर पहुंच गया, ये समय लग गया।
यानी टी पर हमारा ए बिंदु पर है और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगा वो टी प्लस डेल टी हो चुका है, मतलब डेल टी समय की बढ़ोतरी हो गई। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बढ़ेगा कि नहीं समय, सिंपल है, बढ़ेगा ही, बिना समय के कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक पहले मान लो टी समय लग रहा था, टी समय में बिंदु ए पर ग्रह की स्थिति और कुछ समय पश्चात टी प्लस डेल टी समय हो गया, मतलब समय की और बढ़ोतरी हो गई, तो ग्रह की स्थिति बी हो गई। अब मैं आपसे कह दूं कि स्थित सदिश में यहाँ पे मान के चलता हूँ वेक्टर आर है, कितना वेक्टर आर है। तब भैया यदि मैं आपसे कह दूं कि जब प्रकाश किरणें यहाँ से काल्पनिक रेखा होगी, ग्रह से यहाँ तक पहुंच गया ग्रह, है ना, समझ रहे हो ना। तो जो डेल टी समय में जो तय किया गया क्षेत्रफल है वो इस छायांकित क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी पहले टी समय पर ए पर था, टी प्लस डेल टी बी पर पहुंच गया, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, डेल टी लगा, और इतने समय में क्षेत्रफल कितना तय किया गया वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सही है कि नहीं है। टी समय पर ग्रह ए पर है, टी प्लस डेल टी समय पर ग्रह बी पर है, मतलब यहां से यहां तक एक्स्ट्रा समय डेल टी लग गया, तो डेल टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही चीज यहां पे लिखा गया है, चित्र भी बना है बच्चों, समझ रहे ना। मेरे कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाहता हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाई साहब ये बोला गया कि मान लो ये जो हमारा यहां तक ए तक पहुंचने में टी समय लगा, बी तक पहुंचने में टी प्लस डेल टी लग गया, तो बीच में कितना समय लगा, डेल टी, और डेल टी में कितना क्षेत्रफल तय किया गया वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ, क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार हमारा यहां से यहां स्थित सदिश आर है, तो यहां से हम वेक्टर आर लेके चलते हैं, वेक्टर आर, और ऊंचाई मतलब ए से बी तक मतलब वेक्टर ए बी हो गया। एक एक स्टेप में आप समझ जाओगे, बिल्कुल चिंता ना करो, थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करें आप लोग। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि रेखीय चाल कितना होता है, यदि ग्रह का रेखीय चाल भी हो तो चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय, या रेखीय वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो रेखीय वेग भी है बच्चों, और दूरी कहां से कहां तक चला, ए से बी तक चला, तो दूरी हो जाएगा ए से बी, एक ही दिशा में चल रहा है, और समय कितना लगा, डेल टी लगा, तो डेल टी कर दो। तो मैं आपको यदि यहां से ए बी का मान निकालने के लिए बोलूं तो आप कहोगे v इंटू डेल टी हो जाएगा, सही है। अब इसका मान यहां पे रखता हूं ए बी के जगह, तो कितना निकल कर आएगा, डेल ए बराबर 1/2 वेक्टर आर है तो रहने दो बच्चों, ए बी की जगह आप लिख दोगे क्या, v डेल टी, यही तो लिखोगे। अब डेल टी इधर गुणा में इधर आएगा तो कहां जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। डेल टी गुणा में है, देखो जरा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डेल ए बटा डेल टी हो जाएगा। इधर कितना बचने वाला, 1/2 आर गुणा भी हो जाएगा। अब आपसे बोला जाए कि यदि हम m का भाग कर दें और m का गुणा कर दें, वो कैसे, 1/2 m करेंगे r क्रॉस एम भी। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि एम भी का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। क्या होता है, संवेग। एक मिनट भैया लोटन वाले बाबू, तो डेल ए अपान डेल टी रहने दो, 1/2 m रहने दो, r क्रॉस p कर दो। ये p क्यों ले लिए भैया, चूंकि p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब बच्चों यहां पर डेल ए बटे डेल टी 1/2 m रहने दो, इंटू में इसका जो वैल्यू है वो
एल का है, मतलब कोणीय संवेग, चूंकि एल बराबर होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ये एल है कोणीय संवेग। ठीक है, तो यदि किसी बल आघूर्ण आरोपित नहीं होगा, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि यहां जो एल है, एल का संबंध क्षेत्रफल से, यदि एल नियत है तो क्षेत्रफल हमारा नियत होगा। और यही तो हमको प्रूव करना है कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। तो ये चाल तो ही है क्षेत्रीय चाल, यानी क्षेत्रफल नियत है तो चाल नियत है, समय के साथ क्षेत्रफल नियत है। तो यदि एल का मान नियत है, यानी आपका कोणीय संवेग नियत है। और कोणीय संवेग नियत क्यों मानेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण हम नहीं लगाते। जब बल आघूर्ण नहीं लगेगा किसी पिंड पर, किसी ग्रह पर, तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है। तो चूंकि यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों सिंपल तरीके से कि ग्रह पर कोई बल आघूर्ण, ग्रह पर कोई बल आघूर्ण आरोपित नहीं होता, आरोपित नहीं होता, अतः ग्रह का कोणीय संवेग, अतः ग्रह का कोणीय संवेग नियत रहता है। और जब कोणीय संवेग नियत है, इसलिए हम कह सकते हैं डेल ए अपान डेल टी भी एक नियत होगा, एक नियतांक होगा। और यही तो प्रूव करना था कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहता है। क्षेत्रीय चाल मतलब समय के साथ क्षेत्रफल में परिवर्तन। इस प्रकार किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है और आपका व्यंजक भी कंप्लीट हो गया। यही है केपलर का द्वितीय नियम कि समय के साथ क्षेत्रफल नियत होना। मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं से क्षेत्रफल का निर्माण होता है वो नियत होता है। उम्मीद करता हूं केपलर का द्वितीय नियम आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।